तो जी ये बात है साल 2012 की। उड़ीसा में राजलक्ष्मी कर रहती थी। वो एक दिन अपने पिता के साथ वॉक कर रही थी तो उसने देखा कि सड़क किनारे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। वो वहाँ देखती हैं तो पता चलता है कोई बच्चा है जिसको किसी ने अभी अभी फेंका है। तो राजलक्ष्मी उसे उठाती हैं, अपनी छाती से लगाती हैं, बच्चा चुप हो जाता है। फिर उस बच्चे को चेक करती तो पता चलता है ये तो कोई लड़की है जिसका जन्म अभी भी हुआ है। अब ये कौतूहल का विषय हो जाता है, जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, डॉक्टर्स की टीम है उसको ठीक करने में लग जाती है। अब चूंकि ये ऐसा केस था तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, बच्ची के जो असली वाले माता पिता हैं उनके ढूंढने की कोशिश में लग गई। अब इधर राजलक्ष्मी है वो शादीशुदा थी, उसके घर पति था लेकिन बच्चा नहीं था। तो राजलक्ष्मी ने जब पहली बार उस बच्ची को उठाया, छाती पे लगाया, वो बच्ची चुप हो गई। तो वो सारी चीज़ें हैं वो राजलक्ष्मी भुला नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो ममतत्व है वो जग गया था। तो वो अपने पति को बार बार समझा रही थी कि जो बच्ची है उसके असली वाले माता पिता नहीं मिले तो हम उसे गोद ले लेंगे। इधर राजलक्ष्मी 3 दिन तक वो बच्ची हॉस्पिटल में थी तो 3 दिन तक उस बच्ची की पूरी पूरी जानकारी ले रही थी। तो तीसरे दिन जब बच्ची ठीक हो गई, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे थे लेकिन असली वाले माता पिता मिले थे नहीं। तब राजलक्ष्मी पहुंच जाती है और बता देती है कि उसे तो मैं गोद लेना चाहती हूँ। अब उस बच्ची को राजलक्ष्मी को गोद भी दे दिया जाता है। राजलक्ष्मी बड़ा खुश भी हो जाती हैं कि चलो ठीक है, उसकी सुनी गोद थी वो भर गई। पति पत्नी और वो बच्ची अब तीनों साल भर तक बड़े खुश रहे। लेकिन 1 साल बाद हुआ ये कि राजलक्ष्मी के जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब राजलक्ष्मी अकेली हो गई थी, काफ़ी टूट गई थी, लेकिन उसके पास उसकी बच्ची थी। उसे लगा कि मैं मेरा बाकी का जीवन पूरी बच्ची को समर्पित करूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तो उसमें लग गई, बच्ची को पढ़ाने में लिखाने में वो बिजी हो गई। समय बीतता चला गया और अब वक्त आ गया था साल 2025। अब 2025 वो बच्ची हैं वो बड़ी हो गई, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही थी, कक्षा 8 की विद्यार्थी थी और उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 13 साल के आसपास थी। अब 29 अप्रैल साल 2025 शाम का वक्त, उस बच्ची के जीवन में भी एक कहर टूट पड़ता है। वो घर के बाहर जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, रोना शुरू कर देती हैं। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो वो बताती हैं कि मेरी माँ है वो हार्ट की पेशेंट है। रोज़ की तरह शाम को उसने खाना खाया, खाना खा के वो सो गई और उसके बाद अब उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, वो बोल नहीं रही है। आप देखो ना क्या हो गया। अब पड़ोस के लोग हैं वो घर में जाते हैं, उस माँ को देखते हैं तो माँ बेसुध बिस्तर पे पड़ी। तो पड़ोस के लोगों को लगा कि हो सकता है हार्ट अटैक आ गया हो, क्योंकि देश में इन दिनों ये केस कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो उसकी माँ को आनन फानन हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती देखिए उस बच्ची की माँ है वो मृत हो जाती है, यानी उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन 30 अप्रैल को उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब बच्ची के सामने बड़ी दुविधा, उसका ननियाल पक्ष तो था नहीं, पिता पहले मर गए, माँ अब मर गई। तो ये जो माँ थी राजलक्ष्मी कर, इसके भाई भी इसके अंतिम संस्कार में आए थे, जिसका नाम था शिबा प्रसाद मिश्रा। अब जब उसकी कुटुंब के जब लोग थे उन्होंने सबने ये बताया कि जो बच्ची हैं वो शिबा प्रसाद मिश्रा के कस्टडी में भेज दी जाए। अब चूंकि वो उसके मामा भी हैं तो शिबा प्रसाद मिश्रा उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। जब घर लेके आते हैं तो घर के लोगों को काफ़ी ये शंका भी रहती है कि 13 साल की छोटी सी बच्ची, उसकी माँ मर गई तो हो सकता है वो खूब रोए, न मालूम वो कैसे रहेगी, सबको चिंता थी। लेकिन जो शिबा प्रसाद हैं वो देखते हैं कि जो बच्ची हैं उसको अपनी माँ के खोने का उसे को गम ही नहीं है, न वो इतनी दुखी हैं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। वो घर के किसी सदस्य के साथ न घुलती मिलती हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हैं, फ़ोन पे न मालूम किससे बातें भी करती हैं। तो एक दिन शिबा प्रसाद से रहा नहीं जाता, उस बच्ची जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी उससे फ़ोन छीन लेते हैं। जी वो फ़ोन छीन लेते हैं, सामने वाला पक्ष है वो फ़ोन को काट लेता है। अब शिबा प्रसाद उस बच्ची को पूछते भी हैं। अब चूंकि बच्ची का कोई ननिहाल पक्ष तो था नहीं, तो किससे बात कर रही थी। बच्ची है वो ढंग से जवाब दे नहीं पाती। अब ढंग से जवाब नहीं दे पाती, शिबा प्रसाद उस फ़ोन को अपने पास रख लेते हैं। फ़ोन के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं। जब सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट चेक किया जाता है तो शिबा प्रसाद देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर ये लड़कों से चैट करती हैं। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का होता है, इसका नाम होता है गणेश रथ। ये उससे भी फ़ोन पे चैट कर रही होती है। ये गणेश रथ है वो एक मंदिर में पुजारी होता है, उस पर चैट कर रही होती। तो ये जो मामा होते हैं वो उनको बड़ी हैरानी होती है कि 13 साल की बच्ची और एक परफेक्ट मर्डर प्लान कैसे किया जा सकता है, ये इससे जो इंस्टाग्राम पे चैट क्यों कर रही है।
तो ये जो शिवा प्रसाद होते हैं उन्हें शंका हो जाती है कि हो ना हो मेरी बहन है, उसको हार्ट अटैक से मौत ना हो के उसका जो मर्डर हुआ है उसमें इस बच्ची का रोल जरूर है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम की जो चैट थी वो ऐसा ही इशारा कर रही थी। तो शिवा प्रसाद हैं वो पास ही के थाने में चले जाते हैं, वहाँ FIR दर्ज करवा देते हैं। थाने के जो अधिकारी होते हैं सारी बात बताते हैं और वो फ़ोन भी है वो पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद पुलिस है वो पूरी पड़ताल करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि फ़ोन के अंदर कुछ चैट ऐसी भी है जो डिलीट हो चुकी हैं। पर पुलिस की IT विंग जो होती हैं वो डिलीट हुई हुई चैट को वापस रिकवर करती हैं, और रिकवर करने के बाद जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती हैं तो पुलिस को यकीन हो चलता है कि उसकी जो माँ है राजलक्ष्मी कर, उसका मर्डर हुआ है। अब पुलिस उस बच्ची को पूछताछ के लिए थाने ले आती है। अब जैसा कि हर अपराध के केस में होता है, कोई भी अपराधी अपनी इच्छा से अपराध स्वीकार तो करता नहीं है, पुलिस को मुंह खुलवाना पड़ता है। उस बच्ची का भी मुंह खुलवाया गया। जब इस बच्ची का मुंह खुलवाया गया तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात दुनिया के सामने आई। अब दरअसल हुआ ऐसा कि जो बच्ची थी ये महज 8वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, उम्र उसकी 13 साल थी, लेकिन फ़ोन पर इंस्टाग्राम पर अक्सर लड़कों से फ़ोन पर बातें किया करती थी। इसी दरमियान इसकी जो पहचान है वो गणेश रथ से हो जाती है, और एक और उसका साथी होता है दिनेश साहू। इन लोगों से ये संपर्क में होती है। इससे ये जो गणेश रथ हैं उसके ये प्रेम में पड़ जाती हैं। अब जो उसकी माँ होती है उसे पता चलता है तो उसे पसंद होता नहीं है कि महज 13 साल की उम्र में किसी के प्यार में पड़ना है अच्छी बात नहीं है, तो माँ अक्सर मना करती हैं, टोका टाकी करती हैं। तो ये जो बच्ची हैं उसे भी पसंद नहीं होता थी। अपने जो बॉयफ्रेंड होता है गणेश रथ, ये अक्सर बताती हैं कि मेरी माँ मना कर रही है। तो ये जो गणेश रथ हैं उसकी माँ को जो बच्ची है उसे बोलता है कि तेरी माँ को रास्ते से हटा लेते हैं, तेरी माँ की एकाएक बेटी है, वो रास्ते से हट जाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुझे मिल जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते ही हैं, तो बाकी का जीवन बिना रोक टोक के आसानी से जिएंगे। इसलिए ये इंस्टाग्राम पर हर रोज़ एक परफेक्ट मर्डर प्लानिंग के बारे में हर रोज़ आपस में वो चैट करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। इसी चैट में एक दिन ये जो लड़की है वो बताती है कि मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, रोज़ रात को खाना खाने के बाद हार्ट की दवाइयाँ लेती हैं, उसके अलावा नींद की टैबलेट भी लेके सोती हैं। बस फिर क्या था, गणेश रथ को जो ही ये बात पता चली कि वो नींद की गोलियां रहती हैं, वो उस लड़की को एक प्लानिंग बता देता है। उसी प्लानिंग के तहत 29 अप्रैल साल 2025 शाम का वक्त घर में रोज़ की तरह खाना बन रहा था। तब खाना बना और जो लड़की है उसे पता था कि माँ की नींद की गोलियाँ कौन सी, इसलिए वो सारी नींद की गोलियाँ एक साथ माँ के खाने में मिला लेती हैं और धोखे से माँ को वो खाना खिला लेती है। माँ खाना खाने के बाद सो जाती है, और माँ सोती हैं तब वो इतनी नींद की गोलियाँ थी तो वो बेसुध सी थी। जब वो बेटी है वो कंफर्म करती है कि हाँ ठीक है माँ सो गई हैं, तो वो बाकायदा अपना जो प्रेमी होता है गणेश रथ उसे फ़ोन करती है, और एक दूसरा साथी होता है दिनेश साहू, इन दोनों को बुला लेती है। अब दुख और हैरानी की बात देखिए, जो माँ बेटी है वो माँ के कस के हाथ पकड़ लेती हैं। एक जो दिनेश साहू साथी होता है वो माँ के पाँव है वो कस के पकड़ लेता है, और जो उसका प्रेमी होता है गणेश रथ वो माँ के छाती पे बैठ जाता है और पास में रखा तकिया लेकर के माँ के मुंह को जोर से दबाना शुरू कर देता है। अब आगे कुछ सेकंड तक बेसुध माँ है वो संघर्ष करती है जीवन और मौत के बीच में। माँ है वो चटपटाने की कोशिश करती है, लेकिन दुख देखिए, हाथ पाँव किसी ने जोर से पकड़ रखे थे। छाती पर कोई शख्स बैठा हुआ था और उसको तकिए से उसके मुंह को जोर से दबा रखा था। कुछ देर चटपटाने के बाद माँ है वो शांत हो जाती है। माँ के मरने के बाद बेटी बड़ी खुश होती है। खुशी खुशी में वो अपनी माँ के गहने अपने प्रेमी को देती है, और घर में रखे हुए 70,000 रुपये भी वो अपने प्रेमी को देती है। उसके बाद ये पार्ट 2 बाहर आके नाटक करती हैं और सारा होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चला, बाकी का जीवन बेहतर जिएंगे। इधर ये जो प्रेमी होता है गणेश साहू वो गहना लेके अगले ही दिन पास से जो गोल्ड लोन वाली शॉप होती है वहाँ जाता है। वहाँ से बाकायदा 2,40,000 का गोल्ड लोन लेता है। उस पैसे से एक चमचमाती हुई बाइक घर लेके आता है। अब खैर पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि पुलिस ने वो बाइक, वो गोल्ड और वो कैश और वो तकिया जो इसने मर्डर में इस्तेमाल किया था सारा बरामद कर लेती है। इनको जेल भेज देती है। बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बच्ची की उम्र महज 13 साल थी, और 13 साल की बच्ची है वो नाबालिग होती है, तो उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। और जो ये दोनों हैं गणेश रथ और दिनेश साहू, इनकी उम्र 20 और 21 साल होती है, तो इनको है जो जेल भेज दिया जाता है। अब ये सब जेल में हैं।
अब समय के साथ है वो न्यायालय अपना फैसला करेगा। आपको क्या लगता है ये जो मर्डर कांड हुआ है, इस मर्डर कांड के पीछे असली कारण क्या मोबाइल देना है, या एक इंडियन ट्रेडिशनल थॉट होती है कि पराया खून तो पराया होता है, इसकी वजह से ये सब कांड हुआ? आप क्या विचार रखते हैं इस कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।